मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बाबू क्लास 12th के मैथ का प्रश्नावली 13.3 का थ्योरी पर फोकस करेंगे। और ये जो चैप्टर है ये बेज प्रमेय से रिलेटेड है। इसमें हम लोग बेज प्रमेय को जानेंगे, लेकिन बेज प्रमेय जानने से पहले हम लोग एक दो पॉइंट पढ़ेंगे, इसके बाद बेज प्रमेय पर फोकस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पहला टॉपिक कि एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। कहने का मतलब कि प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन घटना किसे कहते हैं। एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन घटना किसे कहते हैं। तो इसमें बाबू आप लोगों को याद करना पड़ेगा, समझना तो है लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। तो इसमें हम लोग याद करेंगे, यदि किसी सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि, यानी किसी प्रतिदर्श समष्टि S की E1, E2, E3 ... En घटनाएं हो तो ये विभाजन घटना कहलाती है। यदि देखिए, जिसे मान लो कि किसी प्रतिदर्श समष्टि S के बहुत सारी घटनाएं हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 2 या 2 से अधिक घटना जब होगी तो कब विभाजन घटना कहलाएगी। सबसे पहले ये बात जानना है कि जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं होंगी तो उसको विभाजन घटना कब कह सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन दिया है बाबू, और तीनों कंडीशन को जब फ्लो करेगा तब, अगर तीनों में से कोई भी फेल हुआ तो विभाजन घटना नहीं कहलाएगी। अब सबसे पहला कंडीशन क्या है, तो कह रहे कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन, मतलब जितने भी घटनाएं दिया है सबका यूनियन करो। और सबका यूनियन करने पर अगर सैंपल स्पेस S यानी प्रतिदर्श समष्टि S के अगर बराबर हो जाता है तो हम लोग कहेंगे कि जो ये घटनाएं E1 E2 E3 दिया है ये कैसी घटना है, विभाजन घटना है। लेकिन केवल इसी को नहीं फ्लो करना चाहिए, ये भी लागू होना चाहिए, ये भी लागू होना चाहिए। तो इसको तो चेक कर लेंगे कि सबका यूनियन करने पर सैंपल स्पेस S हो। फिर हम लोग EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल फाई, इसका मतलब IJ जो है E1 2 3 और N का काम कर रहा है, यानी कि कोई भी नंबर होगा लेकिन I इज नॉट इक्वल J, IJ के बराबर नहीं होगा। यहाँ जिसे मान लो E1 इंटरसेक्शन E2, E3 इंटरसेक्शन E4, E4 इंटरसेक्शन E8, मतलब कुछ भी यहाँ अलग अलग रहेगा, यानी 2 भिन्न घटनाओं, कहने का मतलब कि 2 भिन्न घटनाओं का जब इंटरसेक्शन करें क्या आए, फाई आए, तो भी आगे बढ़ेंगे। फिर ये भी बात देखना है कि PE1 यानी कि E1 की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा, घटना E2 की प्रायिकता 0 से बड़ा। ऐसे ही मतलब जितना भी घटना दिया गया है सबका प्रायिकता 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि E1 E2 E3 अगर सबका यूनियन करें तो हम लोग कहेंगे कि ये S आए तो कहेंगे विभाजन घटना। 2 भिन्न घटनाओं का हम इंटरसेक्शन करें तो फाई आए तो अब भी कहेंगे हम विभाजन घटना है। और सबका जो है, सब जितना भी घटना है सबका प्रोबेबिलिटी 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पर स्क्रीनशॉट लेकर के।
अब इसके बाद हम लोग जानेंगे आगे का टॉपिक, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। देखिए इसमें समझना है लेकिन फिर भी आप लोगों को याद करना है। जब तक याद नहीं कीजिएगा नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले कंसेप्ट पर हम लोग फोकस करते हैं। देखिए संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, इस संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय क्या है तो चलिए देखते हैं। कह रहा है किसी सैंपल स्पेस एस के, किसी प्रतिदर्श समष्टि एस के E1 E2 डॉट डॉट En विभाजन घटनाएं हो, मतलब विभाजन घटना रहेगा तब ये सब रूल लागू होगा। विभाजन घटना हो तथा एक अन्य घटना हो। चलो E1 E2 E3 डॉट डॉट En विभाजन घटना है और एक अन्य प्रकार की घटना है, मतलब उस घटना में नहीं लेंगे हम लोग, इसको अन्य प्रकार की घटना लेंगे। अन्य प्रकार की घटना हो तो जो अन्य प्रकार की घटना है इसकी प्रायिकता यानी कि Pa, इसकी प्रायिकता Pa बराबर होता है Pe1 इंटू Pa/E1 प्लस Pe2 इंटू Pa/E2। इसको देखो आप लोगों को समझा रहे हैं। यहाँ Pe1 इसको हम प्रूफ करेंगे, अभी आप लोगों को प्रूफ करा देते हैं कि कैसे इतना बराबर ये हुआ। तो Pe1 यानी कि Pe1 है तो यहाँ Pa/E1 यानी जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा नीचे। चलिए देखिए जैसे यहाँ E2 है तो यहाँ A/E2, यहाँ En है तो यहाँ A/En, और सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो यही कहलाएगा संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे लेकिन पहले इस फॉर्मूला को आप लोग याद कीजिए। अब देखिए बाबू यहाँ दोनों का कंडीशन एकदम सेम, ये सब एक जैसा है। Pe1 इंटू Pa/E1, Pe2 इंटू Pa/E2, ये एक जैसा है, बस अंतर हो रहा है, बीच में प्लस कर रहे हैं तो इसको सबको जोड़ रहे हैं तो यहाँ सिग्मा भी लगा सकते हैं हम लोग। सिग्मा कैसे लगाते हैं चलिए देखिए, यहाँ दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ सिग्मा लगाते हैं कैसे। उसी बात को हम लिख दिए हैं कि Pa बराबर सिग्मा J बराबर 1 से कहाँ तक n तक। यहाँ J के जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, J लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि जिसे हम अभी लिखे थे कि Pe1, क्या लिखे थे कि Pa बराबर Pe1 इंटू Pa/E1 प्लस Pe2 इंटू Pa/E2। तो कहने का मतलब यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, ये बढ़ते जा रहा है। 1 2 3 कहाँ तक n तक जा रहा है, ऐसा ही। तो इसी तरह कह रहा है, इसीलिए कह रहा है कि J बराबर 1 से लेकर कहाँ तक 1 तक। यहाँ Pe/J इंटू Pe/J इंटू Pa/J, Pa/E इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं आप लोग पूरा क्वेश्चन बनाने जानते हैं, आई कॉन्सेप्ट ही एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि Pa का मान किसके बराबर होगा, ऐसा ऑप्शन में डाल दे। अगर नहीं इसको याद कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो ये है हम लोगों के संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। इसमें बाबू थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन नहीं पकड़ में आता है, लेकिन चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पर एक एग्जाम्पल दिया गया है और इस एग्जाम्पल को खूब बारीकी से अध्ययन करते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहे किसी व्यक्ति ने, क्वेश्चन है ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का, किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया। किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया। हड़ताल होने की प्रायिकता
यानी कोई व्यक्ति है एक निर्माण कार्य का ठेका ले रहा है, तो हड़ताल होने की प्रायिकता दिया है, हड़ताल हो जा रहा है तो उसकी प्रायिकता दिया है। तो हड़ताल होने तथा न होने की स्थिति में, हड़ताल होने तथा न होने की स्थिति में निर्माण कार्य समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, निर्माण कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता दिया है क्रमशः 0.32 तथा 0.80। तो निर्माण कार्य समय से पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करें। थोड़ा ध्यान देने की बात है, इसमें समझना है कि कौन दिया है, कौन ज्ञात करना है। देखिए यहाँ दो घटना है, हड़ताल होना, हड़ताल न होना। हड़ताल हो भी सकता है, हड़ताल नहीं भी हो सकता है। तो दो गो घटना है, तो एगो मान लो कि E1 हो जाएगा हड़ताल होना, एगो E2 हो जाएगा हड़ताल न होना। लेकिन एक बात यहाँ है कि कार्य समय अनुसार पूर्ण होना, पूर्ण होना, तो पूर्ण होना यानी कार्य पूर्ण होना, ये एक अन्य घटना है। और कह रहे कि हड़ताल हो तो कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता, यानी हड़ताल हो तो अन्य घटना पूर्ण होने की प्रायिकता दिया है, हड़ताल न हो तो ये दिया है। तो सबसे पहले बाबू देखते हैं, हम लोग मानने का प्रयास करते हैं, पहले घटना के विषय में समझेंगे। माना कि ए कार्य समय से पूरा होने की घटना, ध्यान दीजिए हमको किसकी प्रायिकता निकालना है, निर्माण कार्य समय से पूर्ण होने की प्रायिकता। यहाँ देखिए पूर्ण होने की प्रायिकता दिया भी है, लेकिन कब, जब हड़ताल हो, हड़ताल न हो तब। लेकिन इस कंडीशन में नहीं, मतलब कार्य कब पूरा होगा उसकी प्रायिकता निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग मानेंगे जो कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता कह रहा है, तो ये कौन ही घटना है, हड़ताल होना न होना, ये दो घटना है भिन्न भिन्न। तो माना कि ए कार्य समय से पूरा होने की घटना है, ये अन्य घटना है, तो इसलिए हमें मान लिए। E1 हड़ताल होने की घटना, E2 हड़ताल न होने की घटना। तो अब बाबू दिया है हड़ताल होने की प्रायिकता, देखो ठेका लिया, हड़ताल होने की प्रायिकता दिया है 0.6। यहाँ हड़ताल होने की प्रायिकता दिया है 0.6 पर। तो वहीं हम यहाँ लिख दिए हैं आप लोगों को कि PE1 यहाँ हड़ताल होने की प्रायिकता 0.6। अब कह रहे कि PE2 भी निकालिए, क्योंकि हमको PE1 चाहिए, PE2 चाहिए। तो कह रहे कि हड़ताल न होने की प्रायिकता, E1 E2 जो है हड़ताल न होने की, तो हड़ताल होने की दिया है, हड़ताल नहीं होने की निकालना है। तो 1 में से उसको क्या करते हैं, घटा लेंगे। आप लोग बेसिक में सीखे हैं, तो इसमें से ये घटेगा तो हो जाएगा 0.35। अब देखिए बाबू, हम PE1 निकालिए, PE2 निकाल लिए। अब हमको आवश्यकता पड़ेगा, देखिए PE1 आ गया, PE2 आ गया, इसका मान और इसका मान पता हो गया। अब हमें इसका मान निकालना है, और फिर इसका मान निकालना है। तब रहा बात कि किसकी प्रायिकता, ए की प्रायिकता। कब, जब E1 दिया है तो ए क्या है, देखो यहाँ ए लिखे हैं कि कार्य समय से पूरा होने की घटना, कार्य समय से पूरा होने की घटना, यानी कि पूरा होने की प्रायिकता निकालना है। कब, जब हड़ताल हो तब E1। कार्य समय से पूरा होने की प्रायिकता कब, जब हड़ताल ना हो तब। तो अब हम लोग देखेंगे बाबू यहाँ कंडीशन क्या कह रहा है। कह रहे कि यदि हड़ताल होता है, यदि हड़ताल होता है तो कार्य समय से पूर्ण होने की प्रायिकता, यानी कब, जब हड़ताल होता है तो कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता PA/E1। तो इसका वैल्यू बाबू दिया है, इसका वैल्यू दिया है, देखिए यहाँ ये दिया है और ये दिया है।
तो ये दिया है हड़ताल हो तो कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता, ये दिया है कि हड़ताल न हो तो कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये निकल गया आप लोगों का। अब कहेंगे यदि हड़ताल न हो तो कार्य समय से पूर्ण होने की प्रायिकता PA/E2। तो ये दिया है, ये भी वैल्यू दिया है। तब कहेंगे संपूर्ण प्रायिकता नियम से। अब किसकी प्रायिकता कह रहे हैं? कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता पूछ रहा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन, निर्माण कार्य समय से पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? ए की पूछ रहा है। अब कंडीशन नहीं दिया है तो ए का पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? PA लगाएंगे सूत्र। तब PA बराबर हो जाएगा कि PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब मान रख दो, इसका वैल्यू ये हो गया, इसका वैल्यू ये हो गया, प्लस इसका वैल्यू ये हो गया, इसका वैल्यू ये हो गया। ऊपर निकाल चुके हैं। इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा। आप लोग गुणा करके देखिएगा और तब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा। यानी कि यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। अब चलिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं विभाजन घटना, संपूर्ण प्रायिकता। अब हम लोग पढ़ेंगे बेज थ्योरम। अब क्या पढ़ेंगे बाबू? बेज थ्योरम पढ़ेंगे अब। तो चलिए बेज थ्योरम की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है बेज थ्योरम। तो बेज प्रमेय, बेज थ्योरम है। बेज जो है एक गणितज्ञ का नाम है और इन्होंने एक थ्योरम दिया जिसको इन्हीं के नाम पर बेज थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो क्या दिया इन्होंने? और ये आप लोगों का जो है क्लास 12th के प्रश्नावली 13.3 का थ्योरी चला रहे हैं हम आप लोग। देखिए बाबू, कह रहे कि यदि किसी सैंपल स्पेस S के E1 E2 डॉट En विभाजन घटनाएं हो और A एक अन्य घटना हो, तो वही चीज सेम, इसमें लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है। तो PEI/A, अब इसी को हम लोग बेज थ्योरम कहते हैं। लेकिन क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं इस फॉर्मूला को। वहां हम लोग संपूर्ण प्रायिकता में A का प्रायिकता निकाले थे, लेकिन यहाँ किसकी? EI की प्रायिकता। I की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब कुछ भी I की जगह हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां अगर I है तो यहां आप लोग I लिखिएगा। यहां 1 है तो यहां 1, यहां अगर 2 है तो यहां 2, यहां अगर 3 है तो यहां 3, मतलब जो यहां रहेगा वही यहां रहेगा। PE1 EI इंटू PA/EI। अब बटा में ई जो है संपूर्ण प्रायिकता पर में है। ये आप लोगों को बताएं कि J बराबर 1 से N तक सिग्मा PEJ इंटू PA/EJ। इसका वैल्यू आप लोगों को पता ही है कि क्या होता है। तो आप लोगों को चलिए इसको हम प्रूफ कर देते हैं। आप लोग बाबू पढ़े होंगे सप्रतिबंध प्रायिकता, यानी एक्सरसाइज आप लोग पढ़े हैं 13.1। तो PEI/A, तो PE/A बराबर हो जाएगा PA इंटरसेक्शन EI, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन अब बाटा में, जो बाटा में रहता है PA। चलिए इसको ठीक है उसी तरह छोड़ देते हैं। सब प्रतिबंध प्रायिकता, इसका गुणन नियम पढ़े, प्रायिकता के गुणन नियम से कि इतना बराबर ये हो जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। इसके बाद इसका मान ये हो ये गया, इसको जस के तस छोड़ दिए, इसको अब हम लोग लिख देंगे पूरा रोटेट में। इसका मान क्या लिखते हैं देख लेते हैं कि PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2
प्लस, इसको याद कर लेना है आप लोगों को सूत्र, यानी कि वहीं पीए वाला वैल्यू लिख देना है प्लस डॉट डॉट जहां तक रहेगा वहां तक। अब चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं क्या है। क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम लोग समझ लेते हैं। कह रहे कि 2 थैला 1 तथा 2 दिया गया है। 2 थैला 1 तथा 2 दिया गया, यानी 2 गो थैला है, पहला और दूसरा दिया है। एवं एक में 3 लाल, पहला में 3 गो लाल और 4 काली गेंद है, जबकि थैला 2 में 5 लाल और 6 काली गेंद है। किसी एक थैला में से ये नहीं है, किसी एक थैले में से यदृच्छा निकाली गई है, मतलब एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद थैले 2 से निकाली गई है। अब समझिए, पहले आप लोगों को इसमें ये समझना है कि बेज पर में लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में बेज पर में लगेगा, किस टाइप के क्वेश्चन में संपूर्ण प्रायिकता पर में लगेगा। तो इसमें देखिए बाबू, थैला 1 है, थैला 2 है, आपके पास 2 थैला है और पहला थैला में 3 गो लाल और 4 गो काली गेंद है, जबकि दूसरा थैला में 5 लाल और 6 काली गेंद है। चलिए, आपको 2 थैला दे दिया गया, दोनों में कुछ गेंद है, 2-2 रंग के हैं। आप लोगों को एक थैला में से निकालना है गेंद। तो पहले तो आप लोग एक थैला चुनिएगा कि किस थैला में से निकालेंगे, पहला थैला में से निकाले कि दूसरा थैला में से निकाले, पहले आप थैला चुनिएगा। तो यहाँ हम लोगों को 2 घटनाएं घट रही है कि जिसको निकालना है वो थैला 1 भी चुन सकता है, थैला 2 भी चुन सकता है, किसी एक ही में से निकालेगा, दोनों में से तो एक साथ निकलेगा नहीं। तो किसी एक में से निकालेगा, तो थैला 1 चुनेगा या थैला 2 चुनेगा, तो यानी कि यहाँ चुन लिया। तो इसलिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2 घटना घट रही है, थैला 1 चुनना एगो अलग, थैला 2 चुनना एगो अलग, और निकाल लेंगे तब यहाँ कह रहा है कि लाल रंग की है जो गेंद है, कैसी है, लाल। अब गेंद के लाल होने की घटना ये एक अन्य घटना है, यहाँ 2 घटनाएं घट रही है, E1 E2, कि थैला 1 चुने जाने की घटना E1, थैला 2 चुने जाने की घटना E2। लेकिन यहाँ लाल होना जो है एक अन्य घटना है। यहाँ देखिए, लाल होना एक अन्य घटना है। तो कह रहा है कि गेंद थैला 2 से निकाली गई है। यदि लाल है यानी क्या, लाल होना ए है, यदि ए है तो किसकी प्रायिकता, थैला 2 से चुने जाने की प्रायिकता, यानी कि E2 की प्रायिकता। यही ध्यान देना है, कंडीशनल यहाँ लग रहा है कि यदि गेंद निकाला गया, गेंद लाल है, देखो कह रहा है कि यदृच्छा निकाली गई है जो कि लाल रंग की है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद थैला 2 से निकाली गई है। समझ में आ गया बाबू? नहीं समझ में आया तो यहाँ चलिए देखते हैं, हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि थैला 1 में लाल गेंद की संख्या 3, थैला 2 में 1 में काली गेंद की संख्या 4, थैला 2 में लाल गेंद की संख्या 5, थैला 2 में काली गेंद की संख्या 6। चलो, इतना डेटा हम लोगों को लिख लेना है, क्वेश्चन देख करके कोई दिक्कत नहीं है। असली बनाना चालू कर रहे हैं हम लोग यहाँ से, ये तो डेटा है जो दिया है उसको लिखे। अब इसमें हम लोग माना कि E1 थैला 1 चुने जाने की घटना, आप लोगों को समझाए हैं हम वहीं पर कि जिसको निकालना है गेंद, पहले थैला चुनेगा कि आखिर हम किस थैला से
गेंद निकाले। इसमें देखिए आप लिखावट पर ध्यान दीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसको बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए बाबू। कह रहे किसी, माना कि E1 थैला 1 चुने जाने की घटना, E2 थैला 2 चुने जाने की घटना। इसके बाद PE1 दो गो थैला है, दोनों में से कोनो एक चुनना है, तो बताइए उसकी थैला 1 चुने जाने की प्रायिकता 1/2, कोनो कहीं ना 2 में से है तो 1/2। फिर E2 यहाँ भी 1/2 होगा, क्योंकि कोनो 2 गो में से एक ही चुनना है। चलिए हमें P1 और P2 निकालना है। इसके बाद क्या निकालना है, ये ध्यान दो। इसके बाद हम लोगों को निकालना है बाबू PA/E1, फिर निकालना है PA/E2। ये 2 गो पॉइंट निकालना है हम लोगों को। कब, देखो ध्यान दो थोड़ा। E1 यानी थैला 1 हो तो ए क्या है, लाल होना, एक अन्य घटना है। चलो देख लो, यहाँ देखते हैं। कह रहे कि माना कि ए निकाला गया गेंद लाल होने की घटना है, लाल होने की घटना। तो किसकी प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। कब, जब थैला 1 चुना गया है तो। इसमें किसकी प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। कब, जब थैला 2 चुना गया है तो। ये ध्यान देना है आप लोगों को। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। कह रहे कि यदि थैला 1 चुना गया हो तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। कब थैला 1 चुना गया है तो किसकी प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो लाल गेंद होने की घटना ए, किसकी प्रायिकता, लाल की। कब, जब थैला 1 चुना गया है तो इसको PA/E1 से डिनोट करेंगे। तो ये बताओ बाबू, 1 चुना गया है थैला ना, तो थैला 1 में टोटल लाल गेंद 3 गो आई है, 4 गो, टोटल कितना हुआ 7। और लाल की प्रायिकता, तो लाल क गो है 3, तो 3 और बाटा में टोटल कितना 7। देखिए यहाँ 3 गो लाल है, 4 गो काली है, तो टोटल मिलाकर 7 हो गया। तो अब लाल 3 गो है तो लाल होने की प्रायिकता 3 बटा में हो जाएगा 7। कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग PA/E1 निकाल लिया, PA/E2 निकालेंगे। लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप लोगों को यहाँ लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए लैंग्वेज को लिखना बहुत जरूरी है। एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। अब कह रहे यदि थैला 2 चुना गया हो तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। अब थैला 2 अगर चुनेंगे तो उसमें लाल होने की प्रायिकता। चलिए देखिए, थैला 2 में लाल 5 गो है, काली, यानी टोटल मिलाकर 6 5 11 गो है, तो लाल होने की प्रायिकता 5/11। देखिए यहाँ 5/11 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ई हो जाएगा। यदि थैला 2 चुना गया है तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, PA/E2 बराबर 5/11। अब इसके बाद बाबू हम लोगों को यहाँ प्रयोग करना है बेज पर में। तो किसकी प्रायिकता निकालना है हमें। तो कह रहा है कि यदि गेंद निकाला गया गेंद लाल है तो थैला 2 से निकालने की प्रायिकता। किससे निकालने की प्रायिकता, 2 से निकालने की प्रायिकता। कब, जब लाल है तब, यानी हमको PE2/A निकालना है। तब कैसे निकलेगा देखते हैं। कह रहे कि लाल गेंद होने पर थैला 2 से निकालने की प्रायिकता। तो PE2/A। कब, जब लाल है तो 2 से निकालने की प्रायिकता बेज पर में से। तो PE2/A बराबर होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ बारीकी से। यहाँ थैला 1 से भी निकालने की प्रायिकता पूछ सकता था, तो जब 1 से पूछेगा तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ A रहेगा। जो यहाँ रहेगा बाबू, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 2 लिखेंगे। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 1 लिखेंगे, यही रहेगा। इसमें कोनो विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नीचे PE1 इंटू PA/E1 ये हमेशा रहेगा, प्लस PE2 इंटू PA/E2 ये हमेशा रहेगा। इसमें कुछ विशेष दिमाग नहीं लगाना, इसको याद कर लेना। 2 को घटना है तो दोनों लिखेंगे।
इसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। देखिए इसका वैल्यू 1/2 है, इसका वैल्यू 5/11 रख दिए। आप लोग देख कर रख लीजिएगा। यहाँ गुणा है बीच में तो गुणा, फिर बाटा है तो बाटा, फिर इसका वैल्यू रखेंगे 1/2, इसका वैल्यू हो जाएगा क्या 3/7, अब प्लस इसका वैल्यू रख दिए दोनों का। इसके बाद आप लोगों को तो जोड़ घटा वही करता है, 5 एकम 5, 11 दूने के 22, अब बाटा इसको 3 एकम 3, 7 दूने के 14, यहाँ 7 है ध्यान दीजिएगा, 7 दूना के 14 प्लस 5 एकम 5, 11 दूना 22। अब यहाँ बाबू हो जाएगा 5/22, ठीक है 5/22 यहाँ देखिए ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 14 और 22 का एलसीएम हो जाएगा 154 हो जाएगा। इसके बाद इससे भाग देंगे, इससे भाग दे देंगे, मतलब यहाँ हम लोग देखिए जोड़ कर दिए हैं, यहाँ पर यहाँ देकर 5/22 है, यहाँ 154 इसको जोड़ दिए हैं, तो यानी कि 11 बार में कट जाएगा, 11 × 3 = 33 प्लस ये 22 में कट जाएगा, 7 बार में 7 × 5 = 35। इसके बाद ई कटा लेना है अपना, इसको ऐसे लिख कर नीचे है भागा में तो उलट जाएगा कट जाएगा, ये आ गया आंसर। तो ये हुआ हम लोगों को बेस प्रमेय का थ्योरम। आप लोगों का एक्सरसाइज 13.3 का इतना ही थ्योरी है और हर कंसेप्ट पर आपको एक एग्जाम्पल दिए हैं और आगे के वीडियो में बाबू आप लोगों को एक्सरसाइज एक ही वीडियो में समाप्त किया जाएगा। तो आगे का वीडियो आप लोगों को कल दिया जाएगा इसी चैनल पर और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हाँ एक बात और है, आप केवल वीडियो देखिए मत, कलम कापी लेकर के बैठिए। अगर आपको समय बचाना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते जाइए, समझते जाइए, बारीकी से समझिए, केवल लिखावट मत देखिए, जो बोल रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनिए। तो बस थैंक्स, धन्यवाद।